आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या है कि अभी हाल ही में किसने होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा अमर्त्य सेन ने। तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना मेमोयर यानी कि संस्मरण लिखा है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। अच्छा, मेमोयर का मतलब क्या होता है? तो स्वयं व्यक्ति के द्वारा लिखी गई यादों का एक संग्रह है, उसे कहते हैं मेमोयर। और इस बुक को लॉन्च किया जाएगा कब? इस साल जुलाई में। तो इस बुक में उन्होंने बताया कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। अच्छा, अमर्त्य सेन का नाम अभी न्यूज में और था। क्यों? इनको एक अवार्ड मिला था, आपको याद होगा, सोशल साइंस कैटेगरी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन गार्ड अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को याद रखना, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और उसके एक साल बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इनको मिल चुका है 1999 में। बाकी देखो, शरद पगारे की बात करेंगे तो 31वां व्यास सम्मान मिला था इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान मिला इन्हें अपने उपन्यास सनातन के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार मिला 2020 के लिए इनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के लिए किससे मिला है और उनकी बुक का नाम क्या है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। इनका नाम है डेविड डायोप, ये फ्रांस के हैं और इनकी बुक का नाम है जिसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला 2021 के लिए, क्या है बुक का नाम? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अभी अमिताभ घोष ने भी एक बुक लिखी है लिविंग माउंटेन नाम से, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो आंसर होगा 14 जून को। और इसे 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जून को लैंड स्टेनर का जन्मदिन होता है और इस दिवस को मनाता है कौन? WHO और रेड क्रॉस सोसाइटी मिलकर के इसको मनाते हैं। और इस बार की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और याद रखना, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश, होस्ट कंट्री है इटली। तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जून में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे हम मना चुके हैं। तो देखो, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में हमने मनाया। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया। फिर 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस मनाया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया। 12 जून को अभी बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया था। और अभी 13 जून को अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया। तो जून के ये सारे डेज अभी तक हम मना चुके हैं। हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं और ये आपको अब याद हो जाने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक ने। तो अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों जिनकी इनकम कोविड-19 से प्रभावित हुई है उनके लिए एक ये घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया है। अब ये कार्यक्रम है क्या? तो इसमें बैंक के जो कर्मचारी हैं वो अपनी इनकम में से योगदान देंगे और एक ग्राहक कोविड देखभाल कोष स्थापित करेंगे ताकि 50,000 कोविड प्रभावित कम आय वाले, कम इनकम वाले IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहकों की मदद की जा सके, जिससे उनके रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे कि चावल, आटा, दाल, चीनी, नमक, तेल, इस तरह की चीजों से उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करेंगे, स्थापना इसकी 2015 में हुई है। मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसके वर्तमान CEO हैं V वैद्यनाथन। अभी HDFC की बात करें तो इसने स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम को शुरू किया। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि वो अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देगा कि वो उनका जो अकाउंट नंबर होगा वो खुद से सेलेक्ट कर सकेंगे। उसके लिए इसने आई चूज माई नंबर नाम से एक सुविधा को शुरू किया था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। तो आप ये याद रखना, IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू किया घर घर राशन कार्यक्रम। अच्छा, घर घर राशन कार्यक्रम से एक योजना मैं आपसे पूछता हूं, घर घर औषधि योजना, बताओ ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए हाल ही में अंकटाड की महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रेबेका ग्रिन्सपन। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में रेबेका ग्रिन्सपन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन्हें 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है और इस तरह से ये अंकटाड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी होंगी। उन्हें यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उनके द्वारा महासचिव के रूप में नामित किया गया था। और एक इनका स्थान लेंगी इसाबेल ड्यूरेंट का। देखो अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो ये देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये जो अंकटाड है, ये अंकटाड ही विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी करता है, याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि विश्व निवेश रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो अंकटाड। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो आईएमएफ करता है। बाकी ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। एनगोजी ओकुंजो-इवेला अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। ये है कहां से, ये नाइजीरिया से है। बाकी अब्दुल्ला शाहिद अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76th सेशन के लिए इनको चुना गया है। वैसे मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं। बाकी लॉरेंस डेस्कार्स का नाम आपने सुना होगा। 228 साल में पहली बार फ्रांस का जो ल्यूवर म्यूजियम है ना, उसकी ये अध्यक्ष बनी है। देखो एक नाम आप और याद रखना, डॉक्टर पैट्रिक अमोत का अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं ये, और ये है केन्या से। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना को शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो वो बच्चे जो कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं, तो उनका भरण पोषण करने के लिए और उनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। किसने? राजस्थान की सरकार ने। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहली चीज तो ये होगी कि तुरंत 1 लाख रुपए की तुरंत सहायता दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 18 वर्ष की आयु तक उन बच्चों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। और जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद 5 लाख रुपए एक मुश्त उनको दिए जाएंगे। तो ये है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, जिसको शुरू किया राजस्थान की सरकार ने। अभी आपको याद होगा असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया और हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया था भूमिगत जल के स्तर को बेहतर करने के लिए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं अंकुर योजना, जो कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए है, उसको किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। वात्सल्य योजना को शुरू किया था किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की पुलिस ने अभी मिशन हौसला भी शुरू किया था। अब बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं और इसी को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं। वैसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ, तो आंसर होगा राजस्थान में, कुसुम योजना के अंतर्गत। और राजस्थान में कहां पे? राजस्थान के जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। राजस्थान में आपको कितनी रामसर साइट्स मिलेंगी? 2, सांबर लेक और केवलादेव नेशनल। वैसे भारत में टोटल 42 है रामसर साइट, वेटलैंड साइट्स। 42 नंबर की लद्दाख की तसोकर झीलें आपको याद होगा। अभी राजस्थान ने ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को भी शुरू किया है। एक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को भी शुरू किया। घर घर औषधि योजना को भी शुरू किया था। अभी जोधपुर में जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। जोधपुर में ही डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। और वैसे राजस्थान में ही इसी साल की बात करेंगे तो अमेरिका के साथ हमने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज किया था बीकानेर में। और यूएसए के साथ हमने अभी तक 2 एक्सरसाइज किए हैं इस साल में। एक वज्र प्रहार भी किया है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। यहीं पे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी चलती है, सभी को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है ये। यहीं पे ही इंदिरा रसोई योजना भी चलती है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में खाना दिया जाता है। यहीं पे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी शुरू की गई है। एक इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी यहीं पे शुरू हुआ था।
अच्छा, यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट। पक्षी है गोडावंड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं उसे। पुष्प है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। और यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। और केवला देव घना पक्षी विहार आपको यहीं पे मिलेगा, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए एनविजन ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। याद रखना, ये जो एनविजन है ये एक ऑर्बिटल मिशन है। ऑर्बिटल मिशन का मतलब क्या हो गया? ये सतह पे नहीं उतरेगा, बल्कि कक्षा में ही उसकी ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। और किसकी ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा, किसकी कक्षा में चक्कर लगा के वापस आएगा? शुक्र ग्रह की कक्षा पे। शुक्र ग्रह को बोलते हैं विनस। और विनस को याद रखना इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ये हमारे जितने भी प्लेनेट है उसमें सबसे गर्म ग्रह यही है विनस। ये आपको मरकरी के बाद मिलेगा। सबसे आगे हो गया सूरज, सूरज के सबसे पहले आपको मिलेगा मरकरी, उसके बाद आएगा वीनस। और इसे कौन भेजेगा? इसे भेजेगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। और कब? 2030 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा। अच्छा, शुक्र ग्रह से आपको याद होगा एक पार्कर सोलर प्रोब मिशन है। ये जो मिशन है ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए सूर्य की तरफ जा रहा था, और इसको शुक्र ग्रह से पहली बार प्राकृतिक सिग्नल प्राप्त हुए थे। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि होप मिशन ये किसका है? ये यूनाइटेड अरब अमीरात का एक मंगल मिशन है। चलो ये प्रश्न बताओ आप कि होप पोर्टल जो है ये भारत के किस राज्य ने शुरू किया था? होप पोर्टल। बाकी तियानवेन फर्स्ट मिशन ये चाइना का मंगल मिशन है। ये वैसे भी मंगल की सतह पे उतर चुका है। और इसके साथ जो रोवर गया था ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जुरोंग। और नासा का कौन सा रोवर मंगल की सतह पर उतरा था? परसेवरेंस रोवर। और इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी गया था जिसने उड़ान भी भरी थी पहली बार, उसका नाम है इंजीन्यूटी। और बताइए नासा ने एक मैगेलन मिशन भेजा था, किसके अध्ययन के लिए? शुक्र के लिए ही, वीनस के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा जो है एम्फेटोरेसिन बी, इस पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया? तो आंसर होगा 0%। 0% के स्लॉट पे रखा है इसे। तो अभी हमारे जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में ये 44वीं बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें ब्लैक फंगस की जो दवा है, कौन सी दवा? एम्फेटेरिसिन बी, इसको 0% जीएसटी के अंदर लेकर के आए हैं। इसके अलावा इस बैठक में बोला गया कि कोविड-19 की जो भी वैक्सीन हो गई या जो भी वेंटिलेटर हो गए, कोविड-19 टेस्टिंग किट हो गई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो गए, इन सब पे 5% जीएसटी लगेगा। बाकी एम्बुलेंस हो गई, उस पे 12% जीएसटी लगेगा। अभी तक 28% लगता था उस पे। और ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं ये 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। अच्छा, ब्लैक फंगस का टेक्निकल नेम क्या है? क्या कहते हैं और उसको? तो उसे कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। जबकि व्हाइट फंगस को क्या कहते हैं? कैंडिडियासिस। तो ये भी आप ध्यान रखना इनके नाम भी। देखो बात यहाँ पे जीएसटी की है। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ जो आपके स्टैटिक बन के आ सकते हैं एग्जाम में। तो मान लो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। इसीलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा बताइए जीएसटी ये किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो विजय केलकर समिति। और याद रखना जीएसटी परिषद का जो उल्लेख है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? 279A। ये जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और संविधान में इसका उल्लेख है कहां पे? अनुच्छेद 279A में। ये ध्यान रखना। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होती है? मैंने आपको बताया वित्त मंत्री होती है, जो कि वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। और ये जो जीएसटी परिषद है इसका मेन काम क्या होता है? जीएसटी की दरों को निर्धारित करना। चलो कुछ और भी प्रश्न देख लेते हैं यहां से। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहां पे लागू हुआ था, तो फ्रांस में 1954 में। भारत में तो आपको बता ही दिया, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं हम लोग। लेकिन भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ? तो याद रखना असम में। और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में।
उसके अलावा भारत का जो जीएसटी है ये किस देश के मॉडल पर आधारित है पूछा जाएगा तो कनाडा के मॉडल पे। उसके अलावा जीएसटी को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश, ये भी याद रखो, मलेशिया है। तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस संस्थान के प्रोफेसर ने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनएसजी पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, क्या नाम है? शैलेश गोविंद गणपुले। और इनको भी विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बाकी देखो आईआईएससी बेंगलुरु, अभी ये न्यूज में था, आपको याद होगा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 आई थी, उसमें भारत में टॉप पे था आईआईएससी बेंगलुरु, जो कि इसकी लिस्ट में 37 नंबर पे था। वैसे भी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग आई थी उसमें हमने पढ़ा था कि रिसर्च के मामले में टॉप पे रहा है पूरे विश्व में आईआईएससी बेंगलुरु। पूरे विश्व में बात कर रहा हूं, टॉप पे रहा है रिसर्च के मामले में ये। बाकी आईआईएम अहमदाबाद, अभी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 आई, उसमें भारत में ये टॉप पे था। और वैसे इसकी पूरी लिस्ट में ये 415वें नंबर पे था। टॉप पे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था इसमें। और अभी जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी उसमें भारत में टॉप 200 में 3 यूनिवर्सिटी थे, जिसमें भारत में टॉप पे था आईआईटी बॉम्बे, जो इसकी पूरी लिस्ट में 177 नंबर पे था। वैसे आईआईटी रोपड़ भी अभी न्यूज में था, क्योंकि ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से इसने एक डिटेक्टर डेवलप किया था, तो ये भी ध्यान रखें आप। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। तो आंसर होगा 15 जून को। और ये जो दिन है ये दुर्व्यवहार और पीड़ित बुजुर्गों के लिए आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, थीम याद रखो आप इसकी थीम है एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। और देखो बुजुर्गों से रिलेटेड एक और डे मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और ये है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जो 15 जून को मनाते हैं। बाकी जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज का तो मैं आपको रिवीजन करा ही चुका हूं स्टार्टिंग में। चलो यहां पे एक प्रश्न हो जाए, एक छोटा सा प्रश्न हो जाए। आप लोग बताइए, अभी जून का ही प्रश्न पूछूंगा, जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो हमने 7 जून को मनाया, उसकी थीम क्या थी? थीम बता दो आप। और थीम अगर नहीं आ तो दूसरा प्रश्न आपके लिए ये है कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ये तो बहुत सिंपल रहेगा, ये बता दो। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अभी? तो आंसर होगा नमस्ते योग। तो अभी आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये जो कार्यक्रम है ये आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया है। और इस बार का जो ये इंटरनेशनल योगा डे है, जो हम ये मनाते कब है इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून को। इसकी थीम रहने वाली है बी विद योगा, बी एट होम। और अभी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योगा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वैसे आयुष मंत्रालय के हमारे राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक हैं। अच्छा, आयुष में इन सबका अलग अलग मतलब है हर लेटर का। जैसे कि ए मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई मतलब होगा योगा एंड नेचुरोपैथी, यू मतलब यूनानी हो गया, एस मतलब सिद्धा हो गया, एच मतलब होम्योपैथी हो गया। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुष घर द्वार योजना को शुरू किया था। और अभी राजस्थान ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया था। हरियाणा ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया था। और आयुष नाम से तो एक दवा भी अभी न्यूज में थी, आयुष 64। वैसे तो ये मलेरिया की दवा है, लेकिन कोविड-19 के इलाज में भी इसका इस्तेमाल हो रहा था, तब ये न्यूज में थी। तो ये ध्यान रखना आप। पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में इक्रा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 8.5%। तो घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये इक्रा, और इसने अभी हाल ही में वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। इक्रा का हेडक्वार्टर आपको गुड़गांव में मिलेगा और इसका स्वामित्व मूडीज कॉरपोरेशन के पास है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि किस भारतीय मूल की पत्रकार ने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा मेघा राजगोपालन ने।
किस कैटेगरी में? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। और देखो सिंपल सा प्रश्न पूछा भी जा सकता है यहाँ से कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पत्रकारिता से संबंधित है। पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है इसको। और देता कौन है? यूएसए के द्वारा दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में पूछ लेगा तो 22 श्रेणियों में दिया जाता है। इस बार का ये 105वां पुलित्जर पुरस्कार था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम, वहां पे इसे एक बार शेयर जरूर कर देना।